अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में आज क्या कार्रवाई रही, उसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और बाकी जो पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। अलीना शुक्रिया। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। एक तो आपने जिसका जिक्र किया, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब ने जो रेलवे वजारत के हवाले से अपने जो रिमार्क्स दिए, पूरा उन्होंने एक नक्शा खींचा है। इस वक्त ये एक वजारत का जिक्र हो रहा था, लेकिन उन्होंने पूरा नक्शा खींचा है कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं और आप हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो वजारतें हैं, इस वक्त जो दफ्तर हैं, कितने लोग वहाँ पे दयानतदारी से काम कर रहे हैं, कितने मंसूबे बन रहे हैं। क्या ये वो डायरेक्शन है जिधर मुल्क को जाना चाहिए था। आज बेंच नंबर 1 ने जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने वो एक सिमत मुतय्यन की है और 2 हफ्ते में वजारत रेलवे से कहा है शेख रशीद साहब से कि आप लेके आएँ अपना प्लान, कैसे आपने इसको बनाना है। मुझे अभी करेक्शन हुई है, सज्जाद अली शाह साहब हैं, मज़हर आलम मियाँ खेल नहीं है। तीसरे जो जज हैं वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हैं। तो कि बताएं आप क्या आपका प्लान है। अगर कोई आप इसको वजारत को नहीं मुनाफे में ला सकते, इसका खसारा कम नहीं कर सकते, तो फिर तौहीन अदालत बड़ा आज वो जो एक वैक्यूम है वजारतों के हवाले से, इस पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त पंजाब में, सिंध में जो कुछ हो रहा है, KPK में जिस तरह से हो रहा है, वो उस पर डिस्कस होगा। और जो IG सिंध का मामला है, कल तो ऐसा लग रहा था कि वो हल हो गया, लेकिन आज ये पता चला है कि काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी और वो फिर दोबारा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिल के काम करेंगे। तो ये जो एक टेंडेंसी है, अगर एक फ़ैसला हो गया है तो आप उस फैसले पर अमल दरामद करें। कल गवर्नर साहब भी मीडिया पर ये कह रहे थे कि सिंध चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, तो आज काबीना ने उसको डिसअप्रूव कर दिया और अब वो सिंध चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ा जो गवर्नेंस जो है उस पर धब्बा लगाती हैं। और फिर एक जो तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी जहाज़ गिरा है, ये कंफर्म हो गया कि वो अमरीकी फ़ौज का जहाज़ था और उसमें जो ख़बरें आ रही हैं कई आला तरीन ओहदेदार उसमें सफ़र कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा है, ये रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि CIA के जो चीफ़ थे वहाँ के, वो भी थे उसमें, और ये वो साहब थे जिन्होंने जनरल सुलेमानी पर हमले की जो प्लानिंग थी उसमें हिस्सा उन्होंने लिया था। गजनी जो है वो बॉर्डर के नज़दीक है। अब बड़ी बात ये हो रही है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। इससे पहले अफ़गान पीस प्रोसेस बिल्कुल कैंप डेविड में एक मुआहदे के नज़दीक पहुंच चुका था कि एक धमाका होता है काबुल में, एक अमरीकी फ़ौजी मारा जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको सस्पेंड कर दिया पूरे डायलॉग को। अब फिर दोबारा डायलॉग शुरू हुआ, ख़बरें आ रही कि जी एग्रीमेंट होने के नज़दीक पहुँच गए, तो ये जहाज़ गिर जाता है। किसने ये जहाज़ गिराया? तालिबान ये कह रहे हैं हमने ये जहाज़ गिराया। पेंटागन ये कह रहा है ये टेक्निकल ख़राबी की वजह से, तकनीकी ख़राबी की वजह से गिरा है। ईरानियन बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन जो इलाका है गजनी, ये ईरानियन और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये भी इतलात हैं कि कासिम सुलेमानी के बाद जो नए कुद्स जो है उनकी जो फोर्स है उसके जो सरबराह बने हैं, उन्होंने इस इलाके का एक साइलेंट सा दौरा भी किया। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब यूक्रेन का जहाज़ ईरान में तबाह हुआ था तो विद इन आवर्स अमेरिकन सैटेलाइट ने वो सारे इमेजेस निकाल के तो ये दावा किया कि जनाब ये ईरानियन मिसाइल लगा है। बाद में ईरान की गवर्नमेंट ने भी उसको तस्लीम किया और उन्होंने कोई इस पर झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश नहीं की। अभी तक ईरानियन खामोश है। लेकिन मैं जब मीडिया को देख रहा था तो अमेरिकन मीडिया ने अब से कोई 18-19 घंटे पहले इस वाक़े के फ़ौरन बाद कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट है कि जहाज़ को गिराया गया और उसमें अमेरिकन जो पेंटागन के ओहदेदारान हैं उनको कोट किया गया। बाद में 8-10 घंटे के बाद स्टोरी तब्दील हो गई और ये कहा जा रहा है कि जी ये नहीं पता कि ये एनिमी फायर से जहाज़ गिरा। लेकिन बहुत सारा जो 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 रशियन इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उनकी जो पब्लिकेशंस हैं, राना साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तालिबान ने गिराया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माजी में हमने ये देखा कि जब अमेरिका का ऑपरेशन था अफ़गानिस्तान में तो बहुत सारे
जो तालिबान लीडर थे, जो अमेरिका की मुखालफत कर रहे थे और जो शिया नहीं थे, जो अगर मैं उसको सेक्टेरियन नज़र से देखूं तो बिल्कुल वो शिया जो सेक्ट है उसके मुखालिफ थे, लेकिन ईरान ने उनको पनाह दी। मसलन गुलबदीन हिकमत यार उस सारे टाइम में राना साहब ईरान के अंदर उन्होंने पनाह लिए रखी। फिर उसामा बिन लादेन वो बिल्कुल अहले हदीस थे, शियाओं से उनका एक पूरा इख्तिलाफ है, लेकिन अमेरिका की मुखालफत की वजह से वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, तो उसामा बिन लादेन के जो बच्चे थे उनको भी ईरानियंस ने पनाह रखी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ थी उनकी और उनके बीच में, वो थी अमेरिका की दुश्मनी। अब जब से जनरल सुलेमानी का वाक़या हुआ, उनको एलिमिनेट किया गया, तो ईरान ने ये बिल्कुल ऐलान किया था कि तमाम अमेरिकन एसेट्स जो हैं वो हमारा निशाना है, हमारा टारगेट है, हम जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात वाज़े की थी कि किसी सिविलियन को टारगेट नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि जो ऐनुल असद बेस पर इराक में जो हमला हुआ, वो भी एक फ़ौजी बेस पर हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजी थे, क्योंकि पेशगी इत्तला थी, ईरान ने वार्निंग भी दी थी, बहुत सारे जो अमरीकी मरीन थे उनको वहाँ से मूव कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अमेरिका ने कुछ दिनों के बाद ये कन्फर्म किया था कि 34 अमरीकी फ़ौजी एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे, 34, और ये पहले उन्होंने बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया था। अब ये जो हमला हुआ है ये भी एक ईरानियन एक एयरक्राफ्ट है और आप अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। अब आप देखें कि पिछले कई सालों से तालिबान किसी भी अमरीकी जहाज़ को गिराने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने ब्लास्ट किए हैं, सुइसाइडल थे, फायरिंग के वाक़यात थे, लेकिन राना साहब कोई जहाज़ नहीं गिरा। ये जो कैपेबिलिटी है मिसाइल मारने की, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये कोई ऐसा मलेशिया, कोई ऐसा ग्रुप जिसको ईरान की हमायत हासिल है, और उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन के बाद पिन पॉइंट करके जो एक अमेरिकन प्लेन है जिसमें रिपोर्टेडली, मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल एक दूर अफ्तादा जगह है और वहाँ पर मीडिया की भी इस तरह से एक्सेस नहीं, हमें इन्हिसार करना पड़ता है जो न्यूज़ वायर्स आ रही हैं वहाँ से, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दावा यही है। और ख़ास तौर पर जो रशियन इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि जनाब इसमें ये हुआ। अब देखना ये है कि कैसे इसकी इम्प्लीकेशन है, कैसे ये अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, क्योंकि दो और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं राना साहब। एक तो ये कि आप ये देखें, उनके वो तकरीर करते हुए ये कह रहा है मंजूर पश्तीन, जो सोशल मीडिया पे आम है, कि ये जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये कोई इस्लाम कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। हम सबको पता है कि ये मुल्क हासिल किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे बड़ी लड़ी जो हमें परोती है वो हम मुसलमान हैं, हम, और ये मुल्क मुसलमानों के लिए हासिल किया गया था। वो आके एक नया दर्स दे रहे हैं नेशनलिज्म का, ओ जनाब ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और फौज को वो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे ये कोई गैर मुल्क की फौज है। अब उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, तो वो जो अशरफ गनी साहब हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर जब वाक़यात हुए, जब ये बर्बादी हुई, 30 लाख से ज़्यादा अफगान पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, भाई समझा, उनकी खिदमत की, और वो वहाँ पर ये ज़हर उगल के कह रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है जनाब, ये तो पाकिस्तान ने जो मंजूर पश्तीन को पकड़ा है। भाई आपका क्या काम है यहाँ पर, आप जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, हमें यहाँ पर ले आए हैं जी, थाने में ले आए हैं, ये इलेक्टेड एमएनएस के साथ ये हाल होता है। जो भी पाकिस्तान के इदारों की बात करेगा, उसको पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, उससे इससे भी ज़्यादा सख्त सलूक किया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी बन के बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान को तोड़ने की राना साहब बात कर रहा है। अच्छा, फिर एक और, मैं बस सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। अब एक नई बात देखें, तालिबान का वहां पर यह जो रेजिस्टेंस है अफगानिस्तान में, वो ये है कि भाई फौरन ऑक्यूपेशन खत्म की जाए। अब क्या कह रहे हैं अशरफ गनी के साथी, दिल्ली में क्या बातें हो रही हैं कि जनाब इंडिया की फौज को आप अफगानिस्तान में बुला लें। और भाई इंडिया की फौज अफगानिस्तान में आएगी तो ये जो फौरन ऑक्यूपेशन आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये फिर कहां से इसको आप कैसे अचीव करेंगे? और फिर आप इंडिया की फौज को इसलिए बुला रहे हैं कि वो रोजाना आके पाकिस्तान के साथ जो उनके जो वो कर रहे हैं एलओसी पर, वो ये करें। खतरनाक खेल खेल रहे हैं अशरफ गनी राना साहब। और ये उस वक्त ये वाक़यात शुरू हो गए हैं जब फिर तालिबान ने ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि हम पहुंच गए हैं नज़दीक मुज़ाकरात के बाद किसी मुआहदे के। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है,
पाकिस्तान के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने बहुत मेहनत, बड़ी कोशिश के बाद तालिबान को वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए। और यहाँ तक भी बात हो रही थी कि वो एक सीज़ फायर कराने पर भी पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा था कि ठीक है सीज़ फायर भी कर ली जाए मुआहदे से पहले। ये वाक़या होना और फिर उसके बाद इंडिया की फ़ौज को आप अफ़गानिस्तान में बुला लें, मंजूर पश्तीन के लिए इनकी जो अशरफ गनी की जो मुदाखलत है, ये वो चीज़ें हैं जो स्पॉयलर हैं। अशरफ गनी साहब की इतनी हिम्मत अगर वो कैसे हो गई कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। अमेरिकन को ये होश के नाखून लेना चाहिए। एलिस वेल्स ने अपने बयान में तब्दीली की जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आप ये जो बयान दे रहे हैं सी पैक के हवाले से कि पाकिस्तानी कर्जे में डूब जाएंगे, ये नॉनसेंस है। तो फौरी तौर पर एलिस वेल्स ने अपने बयान में तब्दीली की और उन्होंने कहा कि नहीं सी पैक और उसके मामले में हम बात नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज को भी मौका मिले काम करने का। तो ठीक है, आए इन्वेस्ट करें, कोई इनको नहीं रोक रहा। तो ये जो सारी सूरत हाल है, मैं इस पर इसलिए पहले बात करना चाह रहा था, ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है राना साहब। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के अंदर जो खेलने की कोशिश की जा रही है, उसका इंपैक्ट हम पर हो सकता है, उसकी इंप्लीकेशंस हम पर हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन को कायम करने के लिए। और ये जो अमन पाकिस्तान में भी कायम हुआ है इतनी कुर्बानियों के बाद, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविल इदारे, हमारी पुलिस और पाकिस्तान के गयूर अवाम जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, अब उस एंड पे आके आप ये देखें वो जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज हैं वो फिर देखें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें राना साहब। जी समी साहब, देखें भाईजान, बात सीधी सी है कि अशरफ गनी की औकात क्या है। वो एक कठपुतली प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान में। ये अमेरिका को, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अमेरिका के सोचने की बात है कि ये तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है, अशरफ गनी ने ये बयान देकर उसे सबोताज करने की कोशिश की है कि इंडिया की फ़ौज अफगानिस्तान में आ जाए। जो अमेरिकी फ़ौज को अफगान कबूल नहीं करते, ये अशरफ गनी क्या समझता है कि वो अफगान इंडियन फ़ौज को वहाँ आने देंगे? ये समी साहब, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है अशरफ गनी की। ये तो नहीं चाहता अशरफ गनी कि अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकले, ये तो अफगानिस्तान के अवाम चाहते हैं। तो इसने, अशरफ गनी ने यह बयान देकर इंडियन फ़ौज को बुलाने वाला, समी साहब, इस सारा जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए और वो मुआहदे के करीब हैं, इसका मतलब है कि अशरफ गनी और इंडिया ये मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं और ये उसको सारे अमल को ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो मंजूर पश्तीन के हवाले से अशरफ गनी को बड़ा दर्द है, ये इससे बंदा पूछे कि भाई तुम अफगानिस्तान की बात करो, पाकिस्तान अपने मामलात को खुद समझता है। सही कहा आपने कि जो पाकिस्तान से गद्दारी करे, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ जाएगा, उसके साथ यही सलूक होगा। कानून ये कहता है। यहाँ तो बहुत नरमी बरती जाती है। समी साहब, कौन सी रियासत गद्दारों को बर्दाश्त करती है? खबर दी है ना, इसके अंदर ये जो है अभी मैं देख रही थी, ना ट्रंप की तरफ से, ना माइक पॉम्पियो की तरफ से, ना स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी कोई ट्वीट आई है। इट मींस कि वो इस इशू को उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर होता तो शायद अल्लाह करे कि ये ऐसे ना हो, लेकिन अभी देखना ये है कि अनफोल्ड क्या होता है, कैसे होता है। अमेरिकन्स दे शुड डिस्प्ले सैनिटी, और जो इतनी अचीवमेंट हुई है यहाँ पर क़याम अमन के लिए, उसको इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें, जब जंग हो रही है, ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, जंग में कुछ भी होता है। तो ये बेसिकली मुज़ाकरात इसीलिए हो रहे हैं कि ये जंग का खात्मा हो। तो अगर बीच में कोई वाक़या हो जाए, वो तो रोज़ हो रहे हैं वाक़यात, उसकी बिना पर अगर आप मुज़ाकरात को सस्पेंड करेंगे तो ये आपकी जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो इस खित्ते में बिल्कुल पहले ऑलरेडी डैमेज है, बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। अच्छा जी, अब ज़रा आज अदालत पे आ जाएं। आज जो हमने पहले जिक्र किया था, आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जस्टिस सजाद अली शाह और जनाब इजाज़ुल एहसन साहब के पर जो मुश्तमिल बेंच था, उन्होंने रेलवे की वजारत शेख रशीद साहब को बुलाया था और उनसे ये पूछा था कि जनाब आप बताएं कि क्या आपने रेलवे में किया। और जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने कहा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर बिज़नेस प्लान बना के हमें पेश करें कि जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह आप इस इदारे को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श बनाएंगे, और अगर इन्हराफ हुआ तो इस पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, ये तौहीन अदालत लगेगी। और जो इम्पोर्टेंट उन्होंने 2-3 बातें कही हैं ना,
कराची में जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, वहाँ पर देखें वो सारा कब्ज़ा माफिया ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ। तो उन्होंने कहा कि जनाब 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो जो 6 किलोमीटर ट्रैक अभी रेलवे सर्कुलर का रहता है ना, आप उसको खाली कराएं। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर सिंध के वज़ीर आला को बुलाने की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत तावन करे, उनको भी हम बुला लेंगे। और ये कराची का 2 हफ्तों के अंदर जो सर्कुलर रेलवे सर्कुलर ट्रैक है उसको आप खाली करें, नहीं तो जनाब ये तो उन्होंने कहा हम सिंध चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह आप रेलवे चला रहे हैं वैसे तो रेलवे नहीं चलेगा। और क्या आपने किसी आदमी को सज़ा दी अभी तक, बताएं आप? यानी बड़ा एक उन्होंने जो वजारतों में जिस तरीके से काम हो रहा है उस पर पूरी खुलकर ये मेरे सामने सारी उन्होंने पढ़ी है। शेख रशीद साहब ने कोशिश भी की कि भाई हमने शेख रशीद साहब ने कहा जनाब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये पिछली गवर्नमेंट की है। उन्होंने कहा आप 15 दिन के अंदर बताएं। ML1 जो है उसके लिए उन्होंने कहा असद उमर साहब को बुला लें जो वजीर मनसूबा बंदी है, कि क्यों नहीं उसके वो टेंडर होते, क्यों नहीं उस पर काम होता, ये क्यों आपने ये रोका हुआ है। 12 फरवरी तक उन्होंने इसकी समाअत जो है वो की है। और उन्होंने कहा आपका कच्चा चट्टा सारा हमारे सामने है, वहां पर इतना कुछ हो रहा है, आपने दिया इस्तीफा, अगर आप नहीं कर सकते तो आप छोड़ के चले जाएं, आप इस्तीफा दे दें। हुकूमतें, कल भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हुकूमतें गिराते हैं बनाते हैं, और इधर रेलवे का जो काम है 18वीं सदी की, उन्होंने कहा कि ये रेल चल रही है, आपके पास सिग्नल नहीं है, पटड़ी नहीं है, इंजन नहीं है, रेलवे की जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कराची से पेशावर तक रेलवे की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, अब कोई वक्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि शेख साहब ने कहा जी मैं 18 घंटे काम करता हूं। उन्होंने कहा आपका अकाउंट पर्चियों पर बना हुआ भाई, बड़ी ऐसा देखिए, ऐसा लग रहा था गुलजार साहब को, एजाजुल हसन साहब को, सजाद अली शाह साहब के पास सारी इंफॉर्मेशन है, यानी वजारतों के अंदर जो कुछ भी है वो सारी उन्होंने बड़ी, शेख साहब ने डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा शेख साहब आप किमाड़ी स्टेशन पे जाएं, वहां पे देखें क्या हालत है, हमें क्या बता रहे हैं। आपने जापान, चाइना और दूसरे ममालिक की रेल देखी है वो कैसे चलती है, और ये आप 18वीं सदी की रेल में लोगों को बिठा रहे हैं। आग लगने के जो वाकयात हुए हैं, क्या उसका नतीजा निकला आपने इंक्वायरी का, किसको सजा दी, किसी बड़े आदमी को आपने सजा दी। जनाब उन्होंने जो आज बात की है ना राना साहब, बिल्कुल उन्होंने नक्शा खींच दिया है पाकिस्तान की वजारतों के हवाले से। एक तो रेलवे का था, दूसरा जनाब उन्होंने आज जंगलात की कटाई, वो भी केस था राना साहब, उसमें उन्होंने सिंध के अंदर जो जंगलात की ज़मीन अलॉट की गई जो गैर कानूनी थी, क्योंकि जंगलात की ज़मीन कहीं अलॉट हो नहीं सकती, वो सारी कैंसिल कर दी। उन्होंने सिंध हुकूमत से कहा कि आप इसको वागुज़ार करें, कोई जंगलात की ज़मीन, आपको पता है बड़े बड़े जो डेवलपर हैं, ये जो बड़े बड़े सिटी बनाते हैं, इन्होंने जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, और ये बनाते ही जंगलात की ज़मीन पर है। उन्होंने कहा जनाब, और सैटेलाइट की मदद से उन्होंने कहा जी वो पूरा नक्शा लें जंगलात का, उनको अपनी असल हालत में आप बहाल करें और ये कब्ज़ा वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा जनाब क्यों ना चीफ मिनिस्टर को बुला लें हम, आज उन्होंने इंदिया दे दिया, और मुझे ये लग रहा है कि ये मुराद अली शाह साहब को बुलाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर 2 महीने में ये खाली नहीं खाली। उन्होंने कहा कि सखर में वजीरों ने, MPs ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा हुआ है, नवाब शाह, और उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नवाब शाह में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि लोग टेलीविजन पर आकर ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम सरकारी जगहों पर ये बना रहे हैं सब कुछ, कोई पूछने वाला नहीं है। आज देखें राणा साहब, ये काम है एग्जेक्टिव के, अब जब एग्जेक्टिव इसमें एक वैक्यूम छोड़ती है तो फिर अदालत ने तो ये काम करना है। तो वैक्यूम नहीं छोड़ती है, साथ मिली होती है ना, यही वही ना, उन्होंने कहा कि जनाब ये सिंध हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं, और 5000 एकड़ रकबा जो सिंध का है, जंगलात का है सिंध में, वो कब्जा किया हुआ है। ये सब क्या है, फारिग कराएं इसको 2 महीने के अंदर अंदर, और सैटेलाइट का जो इमेज है वो आके हमें दिखाएं, और अगर नहीं तो फिर हम चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, इन सबको बुलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो भाई आज राना साहब पिछले 3-4 दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आवाज़ आ रही है, ये वो आवाज़ है जो पाकिस्तान के गरीब अवाम सुनने को तरस रहे थे। हवा का ताज़ा झोंका, ये वो झोंका है ताज़ा हवा का। ये मैं कह रहा हूं कि इससे वो जैसे कहते हैं ना कि बंदे का खून वध गया, ये वो बात है। मैं आपको ऑनेस्टली देखें, ये मुल्क लोगों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। एक मंजूर पश्तीन खड़ा होकर कहता है कि यहां पर ये कोई इस्लाम जो है वो तमाम लोगों को आपस में नहीं जोड़ता, ये इसलिए नहीं बना मुल्क। शर्म तो समी साहब उनको आना चाहिए ना, जो मंजूर पश्तीन जैसे लोगों की हमायत करते हैं दानिशवर। अच्छा जी,
एक और फिर जो बड़ी ज़बरदस्त जो सरकारी घरों की अलाटमेंट, वो जो इस्लामाबाद में जो उन्होंने कहा कि ये जो घरों पर काबिज़ हैं सरकारी मुलाजमीन, किराए पर दिए हुए हैं, कब्ज़ा करके अपने घर बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा बेईमान हैं वो सारे ऑफिसर जो सरकारी घरों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं, इनसे वागुज़ार कराएं सारे के सारे। और उन्होंने कहा जनाब ये नौकरियों पे रहने के काबिल नहीं है। कैसे हैं अभी, कैसे हैं ये अभी तक नौकरियों पे? उन्होंने कहा 7,800 सरकारी घर हैं, 17,000 नहीं, कुल तादाद 28,000 है, उसने बताया सेक्रेटरी हाउसिंग ने। और सरकारी घरों की कुल तादाद 28,000 हैं और 1517 एहलकारों से हमने कब्ज़ा करवाया, वागुज़ार करवाया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई का नतीजा उल्टा ही निकल रहा है, क्रिमिनल कार्रवाई करें, ये क्रिमिनल आप कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि तफसीलात दें, कितने सरकारी घरों पर ये काबिज़ हैं, ये नौकरियों के काबिल नहीं है, इनसे आप घर खाली कराएं और इनको जनाब घरों से वागुज़ार तो कराना ही कराना है, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजेंगे। ये बेईमान लोग, ये बेईमान लोग हैं। आज मैं कहता हूँ राह मुतय्यन कर दी है, एक सिमत मुतय्यन कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ये हैं वो चीज़ें जो एग्जेक्टिव के करने। नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की, नैब के हवाले से तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पकड़ के साल आप अंदर रखते हैं, हाँ। और उसके बाद आके कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, बाद में कहते हैं बेकसूर है, बाद में कहते हैं बेकसूर है। यानी बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत कह ये रही थी कि आप इनको सही तरीके से प्रोसिक्यूट करें। आप पकड़ लेते हैं, फिर बाद में यानी साजबाज होती है और आप आके कहते हैं हमें इनके खिलाफ सबूत। उन्होंने कहा 200 लूटमार होती है उस पर आप कुछ कार्रवाई नहीं कर। देखिए आज आपको पता है चीमा साहब की भी जमानत होगी, हाँ, नैब ने कहा जी हम मुखालफत, नैब ने कहा हम उनके। अब देखिए मुझे ये बात बताएं राना साहब, ये किस तरह इस मुल्क में डिसअपॉइंटमेंट फैल रही होगी कि नवाज शरीफ साहब सजा खाने के बाद लंदन में फिर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ चले गए हैं, मरियम साहबा जाने के लिए पर तोल रही हैं, और फवाद हसन फवाद की जमानत हो गई, आज चीमा की जमानत हो गई। शहबाज शरीफ की आंख का तारा है, ये शहबाज शरीफ की आंख का तारा। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप क्या इसमें मैसेज क्या है? मैसेज समी साहब आज देखें आपने जो बात की है ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने आज एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि ये करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है उनके पास, ठीक है, वो कोई भी महकमा हो। और एक और चीज भी पता चल जाती है ना इससे, ये कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है जिस वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, और कौन कौन सी खबरें शामिल करेंगे आप? देखिए ये जो कोर्ट की खबर है राना साहब, अब मुकदमे तो रोज़ाना लग रहे हैं, ये CTA वाला जो है वो भी मुकदमा लग रहा है कल, और भी बहुत सारे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एक यहाँ पर वज़ीर जो है वो बजाय इसके कि अपनी वजारतों का काम करें, आके सियासी बयानबाजी शुरू की हुई है, ट्विटर पर इस मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी बयानात के ज़रिए लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें लग रहा है कि निज़ाम वो हरकत में आ रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है वो जो लोग उनसे तवक्को करते थे वो काम वो करने जा रही है। जस्टिस गुलजार से लोगों को, कौम को राना साहब बहुत तवक्को है, और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उनके साथ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह साहब हैं, ज़बरदस्त तीनों जज हैं। बाकी भी उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में एक दूसरा बेंच है, वहाँ पर फैसल अरब साहब हैं, मुनीब साहब हैं, फिर जस्टिस काजी अमीन साहब हैं। क्रिमिनल जो केसेस हैं जो उनके वो माहिर तरीन जज हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने हज़ारों केसेस का फ़ैसला किया, और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जो एक कमी महसूस हो रही थी क्योंकि क्रिमिनल जो लॉ है उसके वो माहिर थे, वो गैप हमें जस्टिस काजी अमीन फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं। आप देखें पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इस वक्त, जो अदालत उज़्मा है उसमें जो जजेस हैं, कुछ नए जजेस भी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आए हैं। आजकल उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच जो है वो काजी फायज ईसा साहब के केस की भी समाअत कर रहा है। तो ये बेसिकली इस वक्त जो अदालत से वाइब्स आ रही हैं ना,
पीछे खोसा साहब भी बड़े ज़बरदस्त जज थे, लेकिन खोसा साहब ने समी साहब वो जो कहते हुए देखे, मैं आपको फिर बात करूं, उन्होंने ना देखें ये चीफ जस्टिस उनके मनसब के शायान शान नहीं था कि वो खड़े होकर यूं करते, ठीक है। इससे वो सारी बातें आपकी कि वो बड़े जबरदस्त पाकिस्तान की फौज के हवाले से देखिए, पाकिस्तान के उस इदारे कंट्रोवर्शियल बनाना, दूसरा एक गैर समात मुकदमा था, उस हवाले से वो उनसे तवक्को नहीं थी। लेकिन चलिए अब ये तो पता चल जाएगा कि पिछले 1.5 साल में जो है वो गवर्नमेंट की क्या जो है कारकर्दगी रही, क्योंकि अब यहाँ पर है जो सवाल जो चीफ जस्टिस गवर्नमेंट के अंदर की है ना, सब बड़ी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो नैब के केसेस है ना, इनमें ताखीर की वजह क्या है कि जहां 4 गवाह चाहिए होते हैं ये 200 गवाह नैब वाले बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में इस मुकदमे का, नैब के मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए, यहाँ 6-6 साल से लटके हुए हैं। तो इसलिए अब ये एक चीज़ आज वाजे हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब की सरबराही में अदलिया जो है ना, ये नैब के केसेस जो हैं इनके भी फैसले जल्द करने में बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो है। आज उन्होंने ख़ास तौर पर पॉइंट आउट किया भाई 4 गवाह चाहिए, आप 200 की फरिस्त ले आते हैं। तो इसी तरीके से समी साहब ये जो है ना, उन्होंने कहा कि ये जो है ना 50 बेईमान अफसर जब तक फारग न किए नहीं आएगी। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है। इमरान खान साहब जो खुद एक दयानतदार आदमी है, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज के रिमार्क्स से रहनुमाई लेनी चाहिए और निशानदेही करें इमरान खान साहब 50 उन बेईमान अफसरों की, सबसे पहले उनको फारग करें। देखें जो इमरान खान साहब ने बात कही थी ना, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब चीफ जस्टिस थे, कि हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। आज गुलजार साहब ने, मुझे ये लगता है कि उसका इन वे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गाइडलाइन दी है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको हम ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि जो करप्ट और बेईमान लोग हैं आप इन्हें निकालें। अदालत जो है, अदालत उज़्मा हुकूमत के इस एक्शन के पीछे खड़ी होगी अगर आपने सही ईमानदारी से बेईमान लोगों को निकाला तो। चलिए रिपोर्ट लेकर आते हैं या नहीं आते हैं, शमी साहब इससे बड़ा जुल्म क्या है, मुझे आप ये बताएं कि जो दयानतदार सरकारी अफसर हैं वो रुल रहे हैं, उनको घर नहीं मिलता सरकारी, और वहां पे जो जिनके पास 2-2 घर है, अपना घर भी बनाया हुआ, किराए पे आगे दिए हुए हैं, तो ऐसे बेईमानों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आई? उन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए समी साहब, जिन लोगों ने, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ये देखें कि सरकारी घरों पर नाजायज काबजीन जो हैं उनसे खाली ना कराने में किस किस ने कुताही बरती है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो बहरहाल अदालत वो काम कर रही है जो पाकिस्तान के लोग जो तवक्को कर रहे थे, और जस्टिस गुलजार साहब से तो वैसे ही बहुत तवक्को है क्योंकि ये पनामा के हीरो हैं। ये तो ये उन आवाम बड़ी मोहब्बत करती है इनसे, और इन्होंने जो भी मसाइल जो भी उठाते हैं, ये अवामी मफाद आमा के ये मफाद हैं, वो मसाइल हैं कराची में कैसे सफाई करवाई थी, सफाई करवाई है उन्होंने गुलजार साहब ने। और मैं आपको बताऊं, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कब्ज़ा माफिया है, ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं, यहाँ पे लोगों को चूना लगाया, फाइलें ज़्यादा बना के बेच के, और सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, राना साहब वो कब्ज़ा सारा वापस होने वाला है। अब वो कानून की गिरफ्त में आने वाले, वो कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। और ये जो कुछ माजी में हुआ है ना, ये अब आने वाले दिनों में जो होगा ना, लोग तौबा तौबा कर, वो कहते हैं मैं तौबा तौबा कर दी, तो ये तौबा टाइम देने को तैयार नहीं है चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा रेलवे का प्लान भी 2 हफ्ते में ले आओ, ले आए, और फिर वो अगर इस पे अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत लगेगी। और उन्होंने शेख साहब से कहा कि आप बड़े सीनियर वजीर हैं, अगर आप इस तरह के गुफ्तगू करेंगे और अगर आपकी वजारत में इस तरह से काम होगा तो लोग किससे उम्मीद करें, लोग किससे तवक्को करें? बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। आज सब एक सिंध में भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, GIT जो पब्लिक हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने, मैं उसी पे आ रहा था, वो निसार मुराई और अज़ार बलोच, उनकी जो GIT है सिंध गवर्नमेंट ने, बल्दिया देखें वहाँ 250 बंदा जला दिया गया, और वो अब जो GIT रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसको पब्लिक कर दें। उनका, उन लोगों का, मजलूमीन का हक है, उनको पता चले किसने उनके प्यारों को मारा। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिंध के वहाँ पर हुक्मरान बने हुए हैं और ये जो सिंध की शहरी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये कैसे लोगों का फेस करेंगे?
लोगों का क्या फेस करेंगे समी साहब? उनकी रोशनी में जब वो पब्लिक होंगी तो वो वही तो नहीं कि सिर्फ पब्लिक करना ही तो मकसद नहीं होगा ना, उनके उसके मुताबिक ये तो डिमांड कर रहे थे कि जी वो ऑफिस सारे खोले जाएं। वो जो गिरफ्तार लोग हैं उनको एनआरओ दे के उनको रिहाई दी जाए। दफ्तर भी नजायज जगहों पर नजायज जगहों पर थे। तो अब वो जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट सारी आप पब्लिक कर दें, तो उसमें ये जो काले करतूत हैं इनके, जिस तरह इन्होंने लोगों को जलाया मारा और वो मुराई साहब ने जिस तरह कब्जे किए सारे, राणा साहब ये भी तारीखी फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है सिंध हाई कोर्ट का। तो ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी। मतलब है कि अदालत जो देखिए समी साहब, वो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक जाते हैं असरात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कराची एक मैसेज दे दिया उन्होंने आके कि कोई टॉलरेंस नहीं है फॉर करप्ट पीपल। बिल्कुल। और नजरें जो हैं वो अदालत की तरफ चली गई हैं। इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मदद भी है, उनके लिए बड़ी मदद है कि वो अगर बेईमानों को पकड़ना चाहते हैं, बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने तो हुक्म दे दिया कि भाई आप कराओ न, कब्जे खाली जगह कराओ, सरकारी जगह खाली। तो अब इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल समी साहब देखिए, ये इमरान खान बेचारा शरीफ आदमी है, दयानतदार आदमी है, वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द कुछ नाअकबत अंदेश लोग हैं, बेईमान, गलत राह पर डाल देते हैं। ना घर के ना घाट के। जरदारी की तरह ना वजीरों को भी चुप की बीमारी लगनी शुरू हो गई है इमरान खान साहब के हुक्म पर। नहीं, वो चुप की बीमारी तो इसलिए लगनी है कि वो अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कुछ लोग सैक होने वाले हैं। मैं अभी बात जो भी इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वाले थे, जिस तरह KPK में फारग हुए हैं, बाकी जगहों पर भी। लेकिन राणा साहब एक चीज़ है, मैं सुन रहा था उनको, आतिफ साहब को, उनके साथ तरकई साहब भी थे, वो तो ये कह रहे थे कि हम लानत भेजते हैं ऐसे किसी शख्स पर भी कि जो हुकूमत तब्दील करने की साजिश में शरीक हो। हम तो यही कहेंगे ना, और की कहेंगे। कहीं ऐसा तो हो सकता है कि कोई इमरान खान साहब को रिपोर्ट गलत? नहीं भाईजान, कोई रिपोर्ट गलत नहीं होती। महमूद खान को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया है? इमरान खान ने। तो जो महमूद खान को हटाने की बात करता है वो इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं ना। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? अगर कोई वफाकी वजीर उस्मान बुज़दार के खिलाफ जहर उगलता है तो वो किसके खिलाफ है? इमरान खान के खिलाफ। तो वो इसका मतलब ये है कि अब वो जैसे फिर आगे आगे अब चीजें अनफोल्ड होंगी। आज शेख रशीद ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान वजीर आजम है, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इसी से लोगों की बोलती बंद हुई है। ये जो KPK पे हुआ है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे और उनका माइंड हो, परवेज खटक साहब इमरान खान के साथी हैं। प्रोग्राम में वक्त का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी टॉपिक्स पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब IG सिंध के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। अभी खबरें आ रही थी कि वो वज़ीर आज़म से मिलने आ रहे हैं इस्लामाबाद। जी समी साहब। देखिए, कल राणा साहब बड़ी अच्छी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर साहब से गवर्नर हाउस में। उसमें गवर्नर साहब भी थे। उसके बाद गवर्नर साहब ने मीडिया से बातें करते हुए ये कहा कि सिंध में IG का जो मामला है वो सिंध चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव है और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी इस बात को तस्लीम कर लिया। आज काबीना के इजलास के बाद ये खबरें आ रही जी, काबीना ने उसको पोस्टपोन कर दिया और मामला रेफ़र कर दिया है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को। चलें, इस हद तक तो ये बात फिर भी इत्मीनान वाली है कि गवर्नर सिंध के हैं और चीफ मिनिस्टर भी सिंध के हैं, वो आपस में इसको फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन जब एक फ़ैसला हो चुका था और ये प्रोगेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का ही है, सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है जिसमें यह कहा गया कि अगर काबीना अप्रूवल दे दे तो फिर IG को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 नाम भी सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए। तो उसके बाद तो और मामला सेटल होने के बाद काबीना से इसकी अप्रूवल की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये समझ नहीं आई। ये तो सिंध का एक इंतज़ामी मामला है। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने इस पर क्यों डिस्कस करके इसको रेफ़र किया? ये बिल्कुल समी साहब, ये तो एक बहुत ही एक अजीब सी बात है। इससे बड़ा गलत मैसेज गया है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मुराद अली शाह साहब की मुलाकात हुई, उसका सियासी हलकों में बड़ा खैर मकदम किया जा रहा था और इसे खुशाइंद करार दिया जा रहा था कि एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम होने जा रही है। और सिंध के सूबाई वज़रा ने भी वज़ीर आज़म साहब के इक़दामात को सराहा
लेकिन मसला समी साहब ये है कि कोई ना कोई बीच में वही जिसकी हम बात करते हैं ना, नाक बतंदेश किस्म की चीज़ें आ जाती हैं जो मामलात को ख़राब करती हैं। अब ये कि जिस तरह बाकी सूबों में आईजी लगते हैं से देखें, अगर वफाक और सूबा राज़ी हों, प्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत, तो बीच में किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। अब जब चीफ मिनिस्टर साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा कर लिया था कि भाई हम आईजी को तब्दील कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब को आज इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए था और आईजी साहब को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। अब होना तो वही है, तब्दील तो होना ही होना। कलीम इमाम साहब तो ये बात हुई, लेकिन कलीम इमाम साहब का खिताब सुन ले, क्या फरमा रहे हैं कि जी मैं है वो हिस्सा प्रोड्यूसर साहब, अगर है तो वो चला दें, अगर आपने वो रखा है तो। अच्छा वो रेडी नहीं है, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं कलीम इमाम साहब कि मैं मरा हुआ सवा शेर का हूँ, सवा लाख का हूँ। यानी मुझे ये बताएं, एक सरकारी अफसर को ये गुफ्तगू ज़ेब देती है जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे उनका जिस पार्टी से भी ताल्लुक। तो देखिए उनकी हमेशा तारीफ करते हैं कलीम इमाम साहब की, लेकिन आज वाकईतन ये उन्होंने बड़ी तकलीफ, ये नहीं करना चाहिए था कि ये मैं जहाँ पे भी जाऊंगा ये करूंगा, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये नहीं, ये कोई माकूल गुफ्तगू पुलिस अफसरों से वो खिताब कर रहे हैं और कहते हैं मैं इतने आसानी से तब्दील होने वाला नहीं। बहरहाल एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के कमांडर को इस तरीके की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उन्हें ज़ेब नहीं देता। और अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुलाया, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब सरजनिश करें, कि उनकी सरजनिश करें कि देखें आप ये क्या बात हुई कि जी मैं सवा लाख का हूँगा मरा हुआ और मुझे कोई तब्दील नहीं कर सकता, और मैं ये, आप चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे का है वो चीफ मिनिस्टर है और वो इलेक्टेड है। देखें ये वही इलेक्शन है जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को वफाक में हुकूमत मिली, पंजाब में मिली और KPK में मिली। तो सिंध का भी इलेक्शन वैसे ही था, जिस तरह वफाक के और पंजाब के नताइज पर सबको यकीन है, सिंध पर भी तो वो एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और मुराद शाह साहब जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव हैं। उनको आइन ने, कानून ने इस बात का इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी का आईजी लगा सकें, और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आईजी साहब का ये कहना कि मुझे कोई हटा नहीं सकता और मैं मरा हुआ सवा लाख कहूँगा, जहाँ पे भी जाऊँगा मैं ये ऐसे होगा, इससे अच्छी पोजीशन पे जाऊँगा, तो क्या मैसेज वो दे रहे हैं आप? ये तो राणा साहब बिल्कुल डिसिप्लिन को खत्म और खराब करने वाले बात। पिछले दौर में हम नवाज शरीफ, तो ये मसला सॉर्ट आउट हो गया था, तो आज दोबारा से ये मसला क्यों खड़ा हो गया? इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, मुलाकातें भी की और खबरें भी यही आ रही थी। लेकिन बात ये है, आप देखें कि नासिर खान दुरानी आईजी KPK थे, वो इमरान खान साहब के पसंदीदा आईजी थे। KPK के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब के पसंदीदा आईजी थे। नवाज शरीफ ने उन्हें तब्दील तो नहीं किया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं कि जो सूबे की मुंतखब क़यादत हो, उसको ये हक सूबा उन्होंने चलाना होता। हाँ, अगर कोई ठोस शवाहिद है आपके तो फिर आप कार्रवाई तो आप वो पब्लिक के सामने लाएं। अब देखिए ना, हुकूमत ने आईजी के साथ क्या ज्यादती, मैं मुराद अली शाह साहब के हम बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूं जो उन्होंने असेंबली में कही कि अगर उनको ये पता है कि सईद गनी का भाई ये सब कुछ कर रहा है, तो आईजी ने क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ पर्चे क्यों नहीं दर्ज किए? सिफारिश के लिए चीफ मिनिस्टर जाते ये जो है ना सारा मामला, इसने ना मैं समझता हूँ एक ये बदमज़गी पैदा की। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कल इसको सॉर्ट आउट नहीं। कल जब ये सॉर्ट आउट हो गया था, मेरा तो सवाल आप दोनों से यही था जिसका आप जवाब देना आप लोगों ने शायद मुनासिब नहीं समझा कि कल जब ये सॉर्ट आउट हो गया था तो दोबारा आज ये इशू क्यों हम डिस्कस हो रहे हैं? नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर कल अगर ये सॉर्ट आउट हुआ था तो आज दोबारा ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि दोबारा उर्दू आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए आपको फारसी लग रही है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खैर, प्रोग्राम में हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।